दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रही है। तो चलिए हम फिर से वापस आए हैं आपके सामने 12 का अगला पार्ट लेकर के। हम जैसा कि पता है अभी हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्या है आज का टॉपिक हमारा? तो आज का टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी CP फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम लोग आज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। इसको देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। जेई और नीट के लिए, जेई नीट और इवन कहें तो 12 के लिए, ये तीनों के लिए बहुत ज़्यादा ये हाईली रेटेड टॉपिक है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए हम आते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, ठीक है ना। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, एक लाइन हम डिफाइन करें इसको, फिर हम आते हैं कि क्या होता है। तो वैसा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का जो सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल पर निर्भर करता है, वैसा प्रॉपर्टी, वैसा फिजिकल प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का जो सिर्फ क्या होता है कि सॉल्यूट के पार्टिकल पर निर्भर करता है, उसके नेचर पर निर्भर नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो डिफाइन करें, the property of solution, the property of solution which depends upon relative number of solute particle and does not depend upon nature of solute particle। तो चलिए क्या लिखा हमने, इसको देखें कि वैसा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का जो द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन रिलेटिव नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल एंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। कहने का मेरा मतलब है कि सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, उसका किस तरह का नेचर है इस पे निर्भर नहीं करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए आते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा और जानें। ये जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। और आगे हम बात कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। और आगे कह सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, ये जो है मॉलिक्यूल, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए है। कहने का मतलब जो वाटर में जाने पे, जो सॉल्यूशन स्टेज पे जाने पे सॉल्यूट टूटता नहीं है, तो वो हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट। तीसरी बात करें, चौथी, नंबर ऑफ आयंस, इस पे भी निर्भर करेगा, ऑफ सॉल्यूट। ये किसके लिए हुआ? ये होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट के लिए। इलेक्ट्रोलाइटिक कहने का मतलब है मेरा जो सॉल्यूशन स्टेज में जाने पे टूट जाता है अपने आयंस में, उसके लिए। और आगे बात करें तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इस पे भी निर्भर करेगा, मोलालिटी पे भी निर्भर करेगा, ठीक ना। और बहुत सारा सिंपल सा हम समझे कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशन का वह फिजिकल प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर पे बेसिकली निर्भर करता है। उसका नेचर कैसा है सॉल्यूट का, उस पर निर्भर नहीं करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक ना। फिर से हम समझे बात को, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव नंबर, मतलब एक में यदि ज़्यादा है दूसरे में कंपैरिजन करेंगे हम। यदि दो सॉल्यूशन है हमारा
जिसमें ज़्यादा नंबर है, मोल ज़्यादा है, नंबर ज़्यादा है, मॉलिक्यूल ज़्यादा है, या आयंस ज़्यादा है, या इवन मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है, तो ये तमाम चीज़ें जिसमें ज़्यादा होगा उसको हम बोलेंगे कि इसमें ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ रही है, और जिसमें कम होगा उसमें क्या बोलेंगे हम कि उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम है। ओके, क्लियर है बात, समझ में आ रही है बात ये? आगे चलिए हम एग्जाम्पल के जरिए इस चीज़ को समझते हैं। एग्जाम्पल के जरिए इस चीज़ को हम समझते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये, आप लोग बिल्कुल ध्यान दे करके इस चीज़ को समझेंगे। जहाँ भी परेशानी होगी, है ना, तो बार बार आप वीडियो देखेंगे, उसको आपको हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आ जाए, कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, तो चलिए आगे हम और एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को समझते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को किस तरीके से रिलेटिवली हम समझते हैं। ये एक्चुअली रिलेटिवली बात होती है, एक दूसरे के तुलना में बात होती है। जैसे एग्जाम्पल हम करें तो देखिए, एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझते हैं इस बात को। जैसे मान लीजिए कि एक हमारा ये सॉल्यूशन है, ये हमारा एक सॉल्यूशन है। यहाँ पे जो हमने लिया है वो लिया है 1 मोल ग्लूकोज लिया है। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन फर्स्ट है। ठीक है, एक हमने फिर से वापस लिया एक दूसरा सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नंबर 2 है हमारा। ठीक है, सॉल्यूशन 2। अच्छा, वॉल्यूम यहाँ पे 1 लीटर है ना, 1 लीटर वाटर है, वाटर मान लीजिए। इसमें भी क्या है, इसमें हम लिया 1 मोल यूरिया ले लिया। अभी भी इसका वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर वाटर ही है, 1 लीटर वाटर ही है। ठीक है, दो हमारा सॉल्यूशन है। क्या इस दोनों में यदि हम बात करें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगा क्या? यहाँ पे हम देखें क्या हमारा Cp सेम है या डिफरेंट होगा? यहाँ पे 1 मोल है ना, और यहाँ पे ग्लूकोज है। ग्लूकोज और यूरिया दोनों के दोनों क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। मतलब ये वाटर में जाने पे टूटता नहीं है, तो ये नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है। वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम की बात छोड़े, हम मोल की बात करते हैं, सोल्यूट की बात करते हैं, तो यहाँ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दोनों में। इसका मतलब है कि दोनों में 1 मोल ही है। 1 मोल कहने का मतलब हमारा है कि यहाँ पे 6.022 इंटू 10 के पावर 23 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ना। यहाँ पे भी देखा जाए, यहाँ पे भी देखा जाए तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23, दोनों में मॉलिक्यूल सेम है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला हुआ है, तो यहाँ पे Cp क्या होगा हमारा, सेम होगा क्या? यस, ये सेम होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं, ज़रा समझेंगे बातों को। तो यहाँ देखा जाए हमने एक और सॉल्यूशन ले रखा है। ये सॉल्यूशन वापस से फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा है। इसमें अब की बार हमने क्या किया कि 1 मोल NaCl डाल दिया। ठीक है, अब ज़रा फिर से वापस समझना बातों को। यहाँ पे हम एक और सॉल्यूशन लिया, हमने दूसरा सॉल्यूशन लिया। ठीक है, एक और सॉल्यूशन लिया। इसमें क्या किया हमने कि इसमें 2 मोल हमने डाला ग्लूकोज या फ्रुक्टोज डाल दीजिए, है ना, ग्लूकोज इसमें डालता, फ्रुक्टोज डाल देते हैं, फ्रुक्टोज, 2 मोल फ्रुक्टोज। ये सॉल्यूशन नंबर हमारा 2 है। अब जरा समझेंगे बातों, क्या अभी भी Cp सेम होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगा? अच्छा, इसमें कैसा सॉल्यूट है, नेचर क्या है सॉल्यूट का? तो इसमें देखा जाए ये सॉल्यूट कैसा है हमारा, NaCl एक सॉल्ट है, और ये इजीली टूट जाता है। किस में टूट जाता है, Na प्लस Cl माइनस में। कहने का मतलब कि मेरा 1 मोल ये एक्चुअली क्या दे रहा है, 2 मोल आयंस दे रहा है। सॉल्यूट का कितना मोल इसमें हो गया, 2 मोल, और इसमें क्या है, 2 मोल फ्रुक्टोज है। और ये जो फ्रुक्टोज हुआ करता है ये नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। दिस वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट। ये टूट गया, वाटर में जाने पे ये टूट गया। 1 मोल 2 मोल दे रहा है, इनफैक्ट, है ना, 2 मोल दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 2 इंटू Na मीन्स एवोगाड्रोस नंबर, ये Na ये हमारा हुआ, तो 2 Na दे रहा है। यहाँ पे हम चेक करें कि कितना सॉल्यूट है, तो 2 इंटू Na। अभी भी हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ जो सॉल्यूट पार्टिकल है हमारा वो सेम ही है। तो चलिए यहाँ क्या कह सकते हैं आप, Cp हमारा अभी भी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। Cp क्या हो रहा है, अभी भी हमारा सेम ही हो रहा है। एक और एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं चीज़ों को।
ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी भी सेम है। ज़रा इसमें देखें, इसमें गौर करें आप। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे हम यूरिया लेते हैं, 1 मोल यूरिया लिया, ये सॉल्यूशन फर्स्ट हमारा। अब हम बात करें एक और सॉल्यूशन का, तो यहाँ देखा जाए ये सॉल्यूशन हमारा सेकेंड है। इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे 1 मोल हमने NaOH ले लिया, NaOH। क्या अभी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगा या डिफरेंट होगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा। 1 मोल यूरिया है, यूरिया क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, नॉन वोलाटाइल होता है। तो 1 मोल कहने का मतलब इसमें नंबर हम चेक करें कितना होता है, तो नंबर चेक करें तो कितना 1 मोल है, और ये टूटने वाला है नहीं, तो ये अभी भी क्या हुआ, Na मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल से यूरिया का। अब यहाँ चेक करें, ये देखिए ये NaOH जो है हमारा, ये NaOH ये Na प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। कहने का मतलब है ये 1 मोल 1 मोल जो हमारा NaOH का है, इनफैक्ट ये कितना मोल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक Na प्लस और एक OH माइनस नेगेटिव आयंस देगा हमारा। तो ये कितना हो गया, 2 मोल, 2 इंटू Na। तो देखिए यहाँ डिफरेंट, यहाँ पे पार्टिकल्स हमारे सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, Cp सेम नहीं होगा, है ना, नॉट सेम, ये अलग हो गया। तो अब हमें लगभग हमें समझ में आ गई होगी कि ओवरऑल सॉल्यूशन का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुआ करता है, ये इनफैक्ट किस पे निर्भर करता है, सॉल्यूट के नंबर पे निर्भर करता है, उसके नेचर पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को जो सिर्फ ऐसे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को जो सिर्फ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल या सॉल्यूट के नंबर पे निर्भर करता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ दोनों में सेम है, तो यहाँ पे सेम Cp होगा, इसमें भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगा। इसमें डिफरेंट नंबर आ गया, जैसा कि ये 2 मोल है और ये 1 मोल है, तो हमारा ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। चलिए ओके, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए, नोट कीजिए इसको। मिटाए इसको, चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या है कि अच्छे तरीके से रिजल्ट आने के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन का है, उसको बहुत अच्छे तरीके का रिजल्ट आने के लिए हमें 3 बातों को ध्यान रखना होगा। तो कंडीशन, हम कंडीशन की बात करते हैं, क्या कंडीशन होना चाहिए, टू एक्सेलेंट मेजरमेंट ऑफ Cp means colligative property, 3 condition of solution should be satisfied। और वो कंडीशन हमारा क्या क्या है, अच्छे तरीके से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिजल्ट आने के लिए हमें कम से कम 3 जो हमारा यहाँ पे कंडीशन है, तो वो फुलफिल होना चाहिए। पहला कंडीशन को हम गौर करेंगे, तो पहला कंडीशन है कि सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूटेड, मींस वो सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट स्टेज में होना चाहिए, पानी मिला होना चाहिए काफ़ी। तो सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूटेड, पहला कंडीशन क्या है कि सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूटेड, उसमें पानी वाटर मिला होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें हम, तो सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलाटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक, नॉन वोलाटाइल होना चाहिए और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक होना चाहिए। कहने का मतलब वो डिसोसिएट ना हो और हमारा एसोसिएशन भी उसमें नहीं हो, नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक होना चाहिए। तीसरा हम बात करें तो सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, तो सॉल्यूट की बात किया जाए
तो सॉल्यूट डज नॉट डिसोसिएट मीन्स वो टूटने वाला नहीं होना चाहिए, सॉल्यूट डज नॉट डिसोसिएट एंड एसोसिएट, ये सॉल्यूट ऐसा होना चाहिए कि ना ये डिसोसिएट हो ना फिर वो एसोसिएट हो। तो ये तीन कंडीशन को यदि हम जब भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजर करेंगे तो ये तीन कंडीशन वहाँ पे यदि हम अप्लाई करते हैं तो फिर हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतर मिलेगा, वो रिजल्ट बहुत बेहतर मिलेगा। चलिए अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने तरह का होता है, कितने तरह का हमको पढ़ना है, जरा उसकी बात करें। तो नेक्स्ट हमारा है हेडिंग छोटा सा इसमें, टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सीपी मीन्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए एक एक करके बात करें। क्लियर है बात? ये मिटा दें इसको। ओके, मिटाते हैं इसको। टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव आपने लिख लिया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। यहाँ एक में हमारा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम शॉर्ट में बात करें तो RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा बात करें तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा इसी का जैसा है, सिमिलर इसी के जैसा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और जो चौथा हमारा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है जिसको हमको पढ़ना है। चलिए वन बाय वन करके हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, एक एक करके पढ़ें, मिटाएं इसको। चलिए मिटाते हैं। तो चलिए फर्स्ट पे हम आते हैं, नोट कीजिए, हेडिंग दीजिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP, RLVP। चलिए शुरू करें। तो इसमें एक लाइन लिखना चाहेंगे कि यदि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, इनफैक्ट ऐसे कहेंगे किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, प्योर सॉल्वेंट के अंदर जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में कमी आती है। ठीक है, जब किसी आप क्या करेंगे कि जो प्योर सॉल्वेंट है हमारा, प्योर वाटर मान लीजिए, इसमें यदि आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो क्या होगा, इसका जितना वेपर प्रेशर था उसमें कमी आ जाती है। ठीक ना, तो इस लाइन को पहले नोट कर लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। फिर हम क्यों होता है ऐसा रीजन पे आएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे व्हेन नॉन वोलेटाइल solute is added to the pure solvent vapor pressure of, अब जब ऐड कर दिया तो वो सॉल्यूशन बन गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा, घट गया, डिक्रीज कर गया। ठीक ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग, घट गया, है ना। डिक्रीज इज कॉल्ड एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसी को हम बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसी को हम बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक छोटा सा एग्जाम्पल के जरिए इस चीज़ को हम समझें। एक डाटा वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं, अब ज़रा इसको समझेंगे गौर करके। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे प्योर वाटर लिया, क्या लिया, यहाँ पे हमने ये जो हमारा अभी सॉल्वेंट है, ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे, डाटा को हम देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारा प्योर वाटर है, क्या है ये, प्योर वाटर है, सॉल्वेंट है। ठीक ना,
अब यहाँ पे इसके हम वेपर प्रेशर को चेक करें, वेपर प्रेशर को चेक करें तो प्योर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस कितना हुआ करता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg मरकरी, ठीक ना। ये हमारा इसका कितना पे एट 100 डिग्री सेल्सियस पे, कितना बात कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे। डाटा को हम लेके चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या किया हमने, इसमें ज़रा गौर करेंगे, इसमें हमने क्या किया कि 1 मोल हम इसमें ग्लूकोज मिला दिया, 1 मोल क्या किया ग्लूकोज मिला दिया, ठीक है। अभी इसका इस सॉल्यूशन का जो मोल है, मोल मान लेते हैं इसमें, वो मोल ऑफ जो सॉल्वेंट हमारा, ये सॉल्वेंट हम इसको मानते हैं एक कैपिटल N है, ठीक है। ये मोल ऑफ सॉल्वेंट इसके अंदर वाटर का मोल कितना है कैपिटल N हमने मान लिया, ठीक है। इसमें है क्या प्योर वाटर है जिसका वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। इसमें हमने क्या किया 1 मोल ग्लूकोज मिलाया, और ये ग्लूकोज क्या है हमारा, कैसा सॉल्यूट है हमारा, तो ये है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये कैसा है, जैसा जानते हैं आप नॉन वोलेटाइल, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अब इसको मिलाने का, इसका हमने मोल मानते हैं, इसका जो मोल है ये मोल ऑफ यहाँ जो सॉल्यूट है हमारा, सॉल्यूट क्या है ग्लूकोज, वो हमारा स्मॉल n है, ठीक है। चलिए अब इसको इसमें मिलाने के बाद ये जो 1 मोल ग्लूकोज है उसको इसमें मिला दिया, तो क्या बन गया 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन बन गया। ये बना क्या हमारे पास, ये बन गया 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। ये सॉल्यूशन कैसा बना 1 मोलर, ये है 1 मोलर मीन्स यहाँ पे चलिए हम मान लेते हैं कि ये जो प्योर वाटर है 1 लीटर है, वॉल्यूम ये 1 लीटर है, 1 लीटर है यहाँ पे, ठीक है। ये 1 लीटर मान लेते हैं इसको कि ये जो हमारा वॉल्यूम है वाटर का वो 1 लीटर हमने ले रखा है, तो ये 1 मोलर सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया, ये 1 मोलर सॉल्यूशन बन गया। 1 मोलर कहने का मतलब कि 1 मोल सॉल्यूट का 1 लीटर वाटर में मिला हुआ है, ठीक है। अब जरा इसको हम गौर करके देखें कि इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, तो डाटा से हम यदि चेक करें कि वेपर प्रेशर कितना होगा, तो ये 746 होगा, 746.5 mm ऑफ Hg एट 100 डिग्री सेल्सियस। अभी भी है ये, जब ये 100 तो अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस पे हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है 746.5 मिलीमीटर ऑफ Hg। आप गौर कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं बातों को कि यहाँ वेपर प्रेशर कितना है प्योर वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना 760 मिलीमीटर ऑफ Hg है। जब इसमें हमने 1 मोल ग्लूकोज मिला दिया जो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है हमारा, ठीक है, तो वो मिलाने के बाद 760 मिलीमीटर ऑफ Hg से घट करके देखा जाए तो 746.5 मिलीमीटर ऑफ Hg हो रहा है। इसका मतलब है कितना से घटा, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कितना से घटा, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, तो 760 पहले था माइनस कितना 746.5 जो 13.5 मिलीमीटर ऑफ Hg हो रहा है, ठीक ना। तो ये देखिए ये जो चेंज हो रहा है यही हमारा क्या है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा P से भी नोट कर सकते हैं, डेल्टा P रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ जो डेल्टा P हमारा कितना आ रहा है 13.5, ये एक डाटा से हमने चेक कर लिया, ठीक है। जब प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना था 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, 1 लीटर था, इसमें हमने 1 मोल नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ग्लूकोज का मिला दिया, तो अब जो वेपर प्रेशर है वो 746.5 मिलीमीटर ऑफ Hg ही रह गया। तो देखा जाए क्या देखने को हमें मिल रहा है, तो ये वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट मिल रहा है, और कितना से डिक्रीमेंट हो रहा है 13.5 मिलीमीटर ऑफ Hg से, ठीक है। एक हम फिर से वापस एग्जाम्पल लेते हैं, इमेजनरी एग्जाम्पल। ये तो हमने डाटा को चेक कर लिया कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। चलिए अब हम आते हैं फिर से इमेजनरी एग्जाम्पल के जरिए। चलिए आपके मन में ये यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आखिरकार ऐसा क्या हो जाता है, आखिरकार ऐसा क्या हो जाता है कि जब हम सॉल्वेंट के अंदर जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, जब हम ग्लूकोज या कोई अन्य यूरिया या फ्रक्टोज कोई भी दूसरा जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम इसमें मिला देते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को मिला देते हैं, तो क्या होता है कि इसका वेपर प्रेशर घट जाता है। ऐसा क्या होता है, ठीक ना। तो उस रीजन की हम बात कर लेते हैं
कि ऐसा क्या होता होगा इसके अंदर। तो रीज़न ये है इसके अंदर तो कि क्या होता है कि जो नन हमारा जो वोलेटाइल सॉल्यूट है वो सॉल्यूट का कुछ भाग, सॉल्यूट का क्या करता है, वो सॉल्यूट हमारा ये जो वाटर है इसके मॉलिक्यूल के साथ इंगेज हो जाता है, इसके मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेता है। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ जो सॉल्यूट है वो बॉन्ड बना लेता है, उसका वॉल्यूम का जो स्पेस है उसको ऑक्युपाई कर लेता है। और यही वजह है कि जो सॉल्वेंट पहले जितना फ्री था वो अब उतना फ्री नहीं रह जाता है, इसीलिए उसका वेपर क्या होता है, कम बनने लग जाता है। ठीक है, तो इसके रीज़न की बात करें तो लिखेंगे हम रीज़न क्या है, ऐसा होने का कारण क्या है। तो इसमें लिखेंगे कि सम सरफेस एरिया ऑफ सॉल्वेंट is occupied by non-volatile solute and इस तरीके से क्या होता है, and tendency some surface area of solvent is occupied by non-volatile solute and tendency ये ऐसे लिखें इसको ज़्यादा बेहतर, escaping tendency ज़्यादा अच्छा रहेगा, escaping tendency of solvent molecule decreases, hence lowering of vapor pressure occur। तो चलिए हमने क्या देखा, हमने किस बात का रीज़न लिखा, तो हमने देखा भी एक्सपेरिमेंट के जरिए कि जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉलिड को मिला देते हैं तो क्या होता है कि वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो इसी बात का रीज़न हमने क्या लिखा कि सम सरफेस एरिया, यहाँ एरिया होगा आर ने, एरिया सम सरफेस एरिया ऑफ सॉल्वेंट इज occupied by non-volatile solute and escaping tendency of solvent molecule decreases, hence lowering of vapor pressure occur। इसका मतलब हुआ कि जो सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के से क्या होता है, वो उसका जगह उसके साथ क्या होता है, एंगेजमेंट हो जाती है, उसके साथ नया बॉन्ड बन जाता है। तो जो फ्री मॉलिक्यूल है किसका, सॉल्वेंट का, वो अब उतना ज़्यादा फ्री नहीं है कि वो इजीली वेपर स्टेट में आ सके। यही वजह है कि वेपर प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। ठीक ना, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए फटाफट। आगे हम एक और एग्जाम्पल के जरिए इस बात को समझते हैं कि इमेजिनरी एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ से देखें चलिए एक एग्जाम्पल, इमेजिनरी एग्जाम्पल लेते हैं, ज़रा समझेंगे आप, चीज़ों को गौर करेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट लिया, यहाँ पे हमने क्या किया, प्योर सॉल्वेंट लिया और इसमें हमने मिलाया नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया, इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अभी इसका जो वेपर प्रेशर है उसको हम मानते हैं कि ये P0 B है, ये क्या है, या सिंपली हम मान लेते हैं P0 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए ये हमारा सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया, ये सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया। हमने क्या किया, जो हमारा प्योर सॉल्वेंट था उसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसका चलो हम मोल मान लेते हैं, मोल ऑफ सॉल्वेंट लिख लेते हैं। मोल ऑफ जो सॉल्वेंट है हमारा यहाँ पे वो कैपिटल N है। ठीक है, और ये हमने क्या मिलाया, यहाँ जो मोल ऑफ सॉल्यूट है वो हमारा स्मॉल n है। ठीक है, स्मॉल n हमारा मोल ऑफ सॉल्यूट है। अब ये हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन की बात किया जाए
तो इसका वेपर प्रेशर ऑब्वियसली बात है घटा होगा, जो ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया इसमें तो इसके मॉलिक्यूल को ऑक्यूपाई कर लिया होगा, है ना। तो क्या हुआ, अब इसका जो वेपर प्रेशर है उसको मान लेते हैं कि ये PS है, ठीक है, ये PS हो गया, ठीक ना। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वो क्या होगा, पहले ज़्यादा था बाद में कम हो गया, मीन्स P0 माइनस PS। तो इसको लिख सकते हैं हम डेल्टा P इज इक्वल टू P0 माइनस PS। तो एक फार्मूला ये भी हमारा हो गया, एक छोटा सा फार्मूला निकल के सामने आया, इसको ध्यान रखेंगे। डेल्टा P इज इक्वल टू P0 माइनस PS, जहाँ पे डेल्टा P क्या है हमारा, ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, P0 है ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, ये प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है। और PS क्या है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम आते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, समझ में आ रही बात है। मिटाएं इसको। ध्यान देंगे आप, है ना, समझेंगे बातों को। तो देखिए अब बात आती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। तो रिलेटिव क्या होता है, जब आप जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमें आया है P0 माइनस PS, उसको यदि हम टोटल जो हमारा प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है उससे यदि डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा क्या चीज़, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो क्या होगा, ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो P0 माइनस PS बाई, यदि इसको टोटल P0 से डिवाइड करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट से डिवाइड कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ठीक है। मतलब यहाँ से देखा जाए तो डेल्टा जो हमारा P है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये डेल्टा P, या इसको RLVP लिखते हैं, है ना, RLVP। तो ये है डेल्टा P, ऊपर में इधर लिखेंगे बटे P0, ठीक है। तो ये चलिए अब राउल्ट साहब फिर वापस आए हैं और राउल्ट साहब ने क्या कहा, तो चलिए हम बात करें हैं राउल्ट्स लॉ का। तो राउल्ट्स लॉ कहता है यहाँ पर कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर होता है, वो x मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, ठीक ना। समझ में आ रही बात। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के रिगार्डिंग राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या है ये लॉ, तो लिखेंगे द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन is equal to मोल फ्रैक्शन ऑफ किसके, सॉल्यूट के। यस, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात किसके, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ से देखा जाए तो क्या हमें दिखता है, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा P बाई P0 मीन्स RLVP इज इक्वल टू x ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये हमारा राउल्ट्स लॉ से आया। चलिए आगे बढ़ें, चलिए इसको नोट कीजिए, मिटाएंगे। मिटाएं इसको, समझ में आ रही बात है। चलो अब आगे बढ़ें। अब देखा जाए ये हमारा
पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट है, ठीक ना। कहने का मतलब ये पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट डेल्टा पी बाई पी नॉट ये इजिकल टू एक्स ऑफ सॉल्यूट है ना। जैसा कि आपको मालूम है, पहले हमने एग्जाम्पल में लिखा था, वहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात किया जाए तो क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चे, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये हमारा फार्मूला निकल के आता है। तो यहाँ से और आगे हम बढ़ सकते हैं कि पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू, लिख सकते हैं इसको एन ऑफ सॉल्यूट बटे एन ऑफ सॉल्यूट प्लस कैपिटल एन, इसको देते हैं सॉल्वेंट को, कैपिटल एन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक ना। तो यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला फिर से वापस आ गया, क्या आ गया कि डेल्टा पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू एन ऑफ सॉल्यूट बटे एन ऑफ सॉल्यूट प्लस एन ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। चलिए, तो इस फार्मूला को भी आप ध्यान रखेंगे, इस फार्मूला को भी ध्यान रखेंगे, ठीक ना, इस फार्मूला को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जहाँ पे डेल्टा पी क्या है फिर से वापस लिख देते हैं, सब कुछ समझो हम लोग लिखे हुए हैं पहले से ही, ठीक ना। जहाँ पे डेल्टा पी को हम बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बार बार लिखते हैं ताकि आपको याद हो जाए। यहाँ से और आगे ऊपर देखें तो ये पी नॉट क्या है हमारा, ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पी एस क्या है हमारा, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यस। चलिए ये बात हो गई। ये एन ऑफ जो सॉल्यूट लिखा हुआ है ये इसको क्या बोलते हैं हम, ये हमारा मोल ऑफ सॉल्यूट, कौन सा सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल। और ये कैपिटल एन ऑफ सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट, ये यस, ये है मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये मोल ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करेंगे हम इसको जल्दी से, मिटाएं इसको, समझ में आ गई बातें। आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एक भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। हम पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, कन्फ्यूजन होगा तो फिर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा आपसे, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान से आप पढ़ें, गौर से देखें चीज़ों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब क्या किया हमने, बहुत ज़्यादा पानी मिला दिया, वो जो सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ था उसमें हमने बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ले लिया। तो क्या होगा उस वक्त, जब बहुत ज़्यादा आप सॉल्वेंट ले लेंगे तो जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, बहुत बहुत कम हो जाएगा, ठीक ना। तो वैसे समय में क्या करेंगे, जो एन ऑफ सॉल्यूट है वो बहुत 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 कम होगा, वेरी मच लेस देन दैट ऑफ एन ऑफ मोल ऑफ किसके, सॉल्वेंट से। तो उस केस में क्या हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में हमारा जो फॉर्मूला डेल्टा पी बाई पी नॉट RLVP है ना, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये क्या हो जाएगा, जैसे हम लिखा करते थे एन ऑफ सॉल्यूट, तो ये तो ठीक है, नीचे में हम क्या करते थे कि एन ऑफ सॉल्यूट प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट करते थे। तो जब ये बहुत ज़्यादा मोल ऑफ सॉल्वेंट है उसमें छोटा सा जोड़ने से जो छोटा सा मोल है ना, जैसे कि आप लिख ही देते हैं ना, आपको समझ में आ जाएगी। देखिए हमने क्या किया कि ये तो बहुत कम है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा ले लिया, तो इसके मोल के सामने ये बहुत कम है, ठीक ना। तो इस बहुत ज़्यादा में बहुत कम जोड़ने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो इसलिए क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक ना। तो हमारा ओवरऑल किससे डिवाइड करेंगे, एन ऑफ सॉल्वेंट्स, है ना। ऐसा क्यों किया, इसका एक फ़ायदा है, देखिए
जैसा कि आप जानते हैं मोल क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बच्चे मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। ये फार्मूला आपने 11th के मोल कंसेप्ट में पढ़ा होगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से बात करें डेल्टा पी, एक फार्मूला निकल के सामने मेरे आ रहा है। यहाँ देखा जाए तो एन क्या लिखेंगे इस तरीके से, वेट ऑफ किसका, सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट किसका, मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का। फिर इसके बारे में वैसे लिखेंगे, तो नीचे में क्या लिखेंगे, यहाँ पे वापस से यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट बट्टे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये फिर वापस ऊपर जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक ना। तो ये फार्मूला जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ये फार्मूला को आप ध्यान रखेंगे। इस फार्मूला MTR मीन्स टू रिमेंबर, याद रखने के लिए, तो इस फार्मूला को हम यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस फार्मूला को कहाँ यूज़ करेंगे हम, है ना, दिस फार्मूला कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन molecular mass of solute। इस फार्मूला को हम यूज़ कहाँ करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को निकालने के लिए, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम चेक करें। चलिए मिटाएं इसको। अब हम क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक पे क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में आया करते हैं, जेई नीट और 12 के एग्जाम में। जरा हम उसको, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसीलिए हम कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझने के लिए, फार्मूला को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें क्वेश्चन में इम्प्लीमेंटेशन उसका ज़रूरी है। तो एक क्वेश्चन हम जेई और नीट दोनों में पूछा हुआ है, ज़रा इस क्वेश्चन को हम लेते हैं। तो देखें आप कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन है ये जेई में भी पूछा है उसने और इवन नीट में भी पूछा है। तो पूछा हुए क्वेश्चंस को लेने से फ़ायदा क्या होता है कि आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन है हमारा 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ब्रैकेट में उसने लिखा है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 इज एडेड टू 178.2 ग्राम ऑफ वाटर। इसमें ऐड कर दिया द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। अच्छा इसने लिखा टॉर में, इन टॉर, तो घबराना नहीं। टॉर क्या होता है, इट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर, है ना। ये मिलीमीटर ऑफ Hg के बराबर होता है, ठीक ना। तो टॉर भी क्या है, यूनिट है प्रेशर का, और ये मिलीमीटर ऑफ Hg के बराबर हुआ करता है टॉर, ठीक ना। टॉर फॉर दिस एक्वस सॉल्यूशन, फॉर दिस एक्वस सॉल्यूशन इज, ऑप्शन ए में उसने लिखा है, ऑप्शन भी दे रखा उसने 76 टॉर, बी में है 752.4, सी में लिखा उसने 759.0 और डी ऑप्शन में लिखा उसने 7.6। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हमारे पास दिया क्या क्या हुआ है, गिवन क्या क्या है क्वेश्चंस में, ज़रा हम उसकी बात करें। गिवन क्या क्या है, तो 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो ये हमारा जो ग्लूकोज है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसका वेट उसने दे रखा। तो Wg ऑफ सॉल्यूट की बात कर लेंगे,
उसने दे दिया 18 ग्राम, ये दे रखा उसने, ठीक है। फिर क्या दिया उसने, एडेड टू 178.2 ग्राम ऑफ वाटर। ओ अच्छा ठीक है, तो इसने वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दे रखा ग्राम में, ये सॉल्वेंट का उसने वेट भी दे रखा, कितना दिया 178.2 ग्राम दिया उसने, है ना, ये दिया वेट। अब उसने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछ लिया, तो क्या हमें पता है, क्या हमें मालूम है कि वेपर प्रेशर जो होता है वो प्योर सॉल्वेंट दैट इज वाटर का कितना होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वो हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक ना। तो यहाँ से देखा जाए तो वेपर प्रेशर मीन्स पी नॉट ऑफ, है ना, पी नॉट कितना होगा ये अंडरस्टूड है, 760 mm ऑफ Hg बोले या फिर इसी को टॉर बोले, ये इतना कुछ दिया। पूछ क्या रहा है वो पूछ रहा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, मतलब वो पूछ रहा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन इज, तो सॉल्यूशन स्टेज में पूछ रहा है, मीन्स हमें क्या पूछा जा रहा है, पी एस इक्वल टू व्हाट पूछा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि वेपर प्रेशर वाटर के लिए कितना होगा, तो हमें पी एस निकालना पड़ेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम, हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, तो ऊपर वाला मिटाएंगे, ठीक है, या फिर इधर ही लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमको मोल निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, मोल, है ना। चलिए तो यहाँ पे देखें मॉलिक्यूलर मास ऑफ हम C6H12O6 की बात करें तो कितना होता है 12 × 6 प्लस 1 × 12 प्लस, अब ये 6 है, 16 × कितना 6, टोटल को जोड़ेंगे कितना होगा 180। याद ही रहना चाहिए ये सब चीज़, है ना, ये सब चीज़ याद रहना चाहिए। जैसे कि हम अभी आपसे कह दें कि जैसे ग्लूकोज की हम बात करें मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, ये एग्जाम में पूछेगा ग्लूकोज कितना होगा 180। हम बात करें आपसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, याद रहना चाहिए 60, ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में जोड़ने लग जाएं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हम बात करें, ठीक है, C12H22O11 कितना होगा, याद रहना चाहिए 342, ये सब चीज़ें यही सब आएगा, ग्लूकोज आएगा, फ्रुक्टोज आएगा, यूरिया आएगा, क्वेश्चंस में यही सब मॉलिक्यूल्स दिया रहेगा आपको, ठीक है। तो सबका मॉलिक्यूलर मास आपको याद ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में इसको जोड़ने लग जाए, अच्छा 12 6 72 प्लस 12 प्लस 96 हो, अच्छा ऐसे तो उसमें टाइम इन्वेस्ट होगा, तो वो मतलब वो टाइम वेस्ट होगा, तो उसमें ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक ना, आपको डायरेक्ट याद रखना है इन चीज़ों को। तो चलिए यहाँ से हम निकालते हैं मोल ऑफ किसका, मोल ऑफ ग्लूकोज निकाल लेते हैं। मोल ऑफ ग्लूकोज देखा जाए तो क्या होगा, वेट फार्मूला हमारे पास यही है, वेट इन ग्राम बट्टे मॉलिक्यूलर वेट, वेट इन ग्राम ग्लूकोज कितना दे रखा उसने, यस 18 दे रखा है, और यहाँ क्या होगा 180, कितना हुआ 0.1। फिर से वापस बात करें मोल ऑफ किसका, वाटर का, मोल ऑफ वाटर सॉल्वेंट है हमारा, तो ये कितना होगा, फिर यही फार्मूला यूज़ करेंगे, तो वेट कितना दिया उसने 178.2 और बट्टे 18, ये लगभग आपको 9.9 के आसपास आएगा, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। तो अब हम फार्मूला पे आते हैं, फार्मूला पे आते हैं, ठीक है, फार्मूला अभी हमने पढ़ा है, उसी फार्मूला से चेक करते हैं कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कितना होगा, ठीक ना। चलिए तो हमारे पास क्या फार्मूला था, फार्मूला था कि पी नॉट माइनस पी एस RLVP बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बटे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट बटे मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, यस ये फार्मूला था, ठीक है। अब यहाँ इसमें पुट कर दें हम वैल्यू को, तो ये पी नॉट किसके लिए, वाटर के लिए, कितना होगा 760 माइनस पी एस जो हमें नहीं पता है बटे 760 इज इक्वल टू एन कितना दे रखा उसने 0 पॉइंट, सॉल्यूट का कितना आया 1 बटे यहाँ 0.1 प्लस 9.9 मीन्स ये आया 0.1 बटे 10, ठीक है 10 आया। अब यहाँ से आगे बढ़ें हम, यहाँ से आगे बढ़ें, मिटाएं इसको, चलो बाबू तो ये हमारे पास कितना 760, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 0 माइनस 10 PS इज इक्वल टू 76.0, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे। अब यहाँ देखते हैं तो 7600 माइनस 76.0 इज इक्वल टू 10 PS
यहाँ से इसको माइनस कीजिए तो कितना हो गया ये 7600 माइनस 76 4257 7524.0 इज इक्वल टू 10 PS, या आगे बढ़ें तो 7 यहाँ से PS जो है वो कितना आएगा 7524/10, तो ये आएगा 752.4 टॉर या मिलीमीटर ऑफ SC। ये आंसर आ गया। तो ऑप्शन में ऐसा है क्या? ऑप्शन में ऐसा है? कौन सा ऑप्शन में है? बी में। तो यस, ये आंसर हमारा क्या होगा? बी इज़ द राइट आंसर। तो इजी है, हमने स्टेप वाइज बनाया है ताकि आपको इजीली चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। ये समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ना। मिटाएं इसको मिटाते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारे पास फिर से वापस है। ये जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है हमारे पास कि द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज, उसने वेपर प्रेशर दिया 185 टॉर, 185 टॉर, ठीक ना, ये दिया। व्हेन, अब इसमें कह रहा है कि व्हेन 1.2 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल 1.2 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सबस्टांस वाज डिजॉल्व, substance was dissolved in 100 gram of acetone at 20 degree Celsius, its vapor pressure was 183 टॉर, मतलब 2 टॉर घट गया। द मोलर मास इन ग्राम पर मोल निकालना है, ठीक ना, ऑफ सबस्टांस इज ऑप्शन ए में उसने दे रखा है 32, बी में दे रखा उसने 64, सी में दे रखा है 128 और डी में दे रखा है 488। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक ना। चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। देख बाबू, सॉल्यूशन इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चे की तरह सॉल्व कर रहे हैं, आपसे जैसा आप सोचते हैं वैसा, कि आखिरकार दिया क्या क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। तो जब पढ़ते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस मीन्स एसीटोन क्या है हमारा? सॉल्वेंट। तो कितना दे रखा उसने? पी नॉट का वैल्यू कितना दे रखा उसने? 185 टॉर दे रखा, कोई दिक्कत नहीं समझने में। फिर कह रहा है व्हेन 1.2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सबस्टांस, 1.2 इसका मतलब क्या हुआ? WG वेट ऑफ सॉल्यूट क्या दे रखा उसने? 1.2 दे रखा है, ठीक है। वाज डिजॉल्व इन 100 ग्राम, वो अच्छा, तो ये सॉल्वेंट का वेट भी उसने दे रखा, कैपिटल W 100 ग्राम दे रखा। इट्स वेपर प्रेशर वॉज, अच्छा ये तो ये P ऑफ S दे रखा, क्या दे रखा उसने? सॉल्यूशन का दे रखा कितना? वेपर प्रेशर 183 टॉर दे रखा, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है हमसे? पूछ रहा है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बताइए क्या होगा, है ना। ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा ये कह रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने वापस से क्या फार्मूला पढ़ा था, ठीक ना, उस फार्मूले की बात करें, उसको ऊपर वाले को मिटा दें। क्वेश्चन का तो हमें ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन हम समझ चुके हैं कि क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है, ये सब कुछ समझ चुके हैं। अब हम फार्मूला वापस से लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए बातों को समझते हैं। तो आपको याद है हमारे पास फार्मूला था डेल्टा P बाई P नॉट इज इक्वल टू, यहाँ से
वेट ऑफ ऐसा ग्राम ऑफ सॉल्यूट लिखा हुआ था बटे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या था यहाँ पे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यस सॉल्वेंट और बचे वेट ऑफ सॉल्वेंट था। ये फार्मूला कहा था ना कि मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सॉल्यूट का ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये डेल्टा पी क्या है, ये डेल्टा पी पी नॉट माइनस पी एस है। इसको हम लिख सकते हैं क्या चाहिए, पी नॉट, ये बराबर पी नॉट माइनस पी एस लिख सकते हैं। ठीक ना, तो यहाँ से हम पुट करेंगे पी नॉट का 185 माइनस 183 बाई 185, ये पी नॉट 185 तो इज इक्वल टू वेट ये दे रखा उसने कितना 1.2 दे रखा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ये हमें नहीं पता है, यही कैलकुलेट करना है। और यहाँ से देखा जाए मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, एसीटोन है, मीन्स CH3 COCH3, ये मॉलिक्यूलर मास। इसको आप चेक करें तो ये 12 प्लस 3 1 इंटू 3 प्लस फिर से 12 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 3, ये कितना हो टोटल, ये 58 आएगा। ठीक है, ये 58 आएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करें 58 आएगा। तो चलिए यहाँ लिखते हैं 58 बचे वेट ऑफ सॉल्वेंट उसने दे रखा है, देखिए 100 दे रखा उसने 100। चलिए यहाँ से और आगे बढ़ें तो ये क्या ऊपर में 2 आएगा, 2 बटे 185 इज इक्वल टू, यहाँ से देखें तो 1.2 इंटू 58 बाई 100 MW। ठीक है, इसको आगे बढ़ें हम यहाँ से और तो देखा जाए क्या आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ से MW इज इक्वल टू हम कर सकते हैं कैसे, 1.2 इंटू 58 इंटू 185 बाई 2 इंटू 100। यदि आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा, ठीक ना, उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, वो आएगा 64.3 के आसपास आएगा। ठीक है, ये आएगा ग्राम पर मोल में। तो ऑप्शन में देखिए कोई में भी है 64.3 के आसपास है, कौन सा में है, ऑप्शन किस में है, ये बी ऑप्शन में है ना, तो हमारा बी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रही बातें। तो हमने अप्लाई करके देख लिया 2 क्वेश्चन में जो पढ़ा उसको। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन हमारे पास और है जो डिफरेंट एग्जाम में पूछा हुआ है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ और कंसेप्ट को हम सीखते हैं जल्दी फटाफट। ठीक है, इसको मिटा दें, अब क्लियर है बात। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है, ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, इन इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड BaCl2 बेरियम क्लोराइड, द ऑर्डर, अच्छा ये ग्लूकोज है फिर NaCl है ना, कॉमा NaCl लिखा, एंड BaCl2, द ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। कहेंगे सर अभी ऑस्मोटिक प्रेशर तो पढ़ा नहीं है, अरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो है ये सारा, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, एक्चुअली इसको CP आप समझे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ऑर्डर पूछ रहा वो, इज एज फॉलोज। इसमें कौन ऑप्शन हम आप सही करेंगे, पहला लिखा उसने ग्लूकोज, कहा इसका ज़्यादा होता है किससे, NaCl से, और सब इससे कम किसका होता है, BaCl2 का। एक में ये कहा, बी ऑप्शन में कहा उसने कि NaCl का भैया ज़्यादा है किससे, BaCl2 से, और फिर ग्लूकोज का उससे कम है। फिर सी ऑप्शन में उसने कहा नहीं, BaCl2 का सबसे ज़्यादा है, उससे कम NaCl का, और उससे कम किसका है, ग्लूकोज का है। डी ऑप्शन में उसने कहा नहीं, ग्लूकोज का सबसे ज़्यादा है, ग्लूकोज का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद BaCl2 है, और सबसे कम NaCl का है। कौन सा ऑप्शन होगा इसका आंसर। अब ज़रा हम समझेंगे, इक्विमोलर मिक्सचर है ये, किसका, ग्लूकोज का, सबका इक्विमोलर। ये देखिए यहाँ जो टर्म लिखा है इक्विमोलर, मतलब 1 मोल सबका उसने लिया है। ठीक है,
जरा हम समझेंगे चीज़ों को। 1 मोल है, 1 मोल ग्लूकोज है, तो ये टूटेगा क्या? ये नहीं टूटेगा। इसके कितने पार्टिकल्स होंगे? एक ही मोल होंगे। मतलब पार्टिकल कितने होंगे ग्लूकोज के? Na मॉलिक्यूल्स होगा, मतलब 6.022 इंटू 1023 मॉलिक्यूल्स होगा ग्लूकोज का। अब देखिए NaCl का है, ये NaCl है, तो ये टूट जाएगा किसमें? Na प्लस प्लस Cl माइनस में। तो ये कितने मोल हो जाएंगे? 2 मोल हो जाएंगे ये। अब 2 मोल हो जाएंगे तो ये 2 इंटू Na हो जाएगा हमारा, मीन्स इतना दुगुना हो गया ये। अब देखिए BaCl2 है। अब ये BaCl2 की बात करें तो बेरियम डबल प्लस प्लस 2Cl माइनस, तो 2 1 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये इनफैक्ट हमें कितना दे रहा है? 1 मोल BaCl2 कितने आयंस को दे रहा है? 3 मोल को, मीन्स 3 इंटू Na। तो जैसा कि आप जानते हैं, वो ऑस्मोटिक प्रेशर हो या जो भी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो, डिप्रेशन, सबके सब क्या है? सबके सब हमारा क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफिनेशन पे जाइए। क्या हमने कहा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन ओनली एंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल एंड नॉट द नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। तो चलिए, जिसका सबसे ज़्यादा मोल होगा सॉल्यूट का, जिसका ज़्यादा पार्टिकल है, उसका सबसे ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑल्सो ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलिए, किसका सबसे ज़्यादा है? BaCl2 का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद 2, इसके बाद, तो आंसर विल बी सी। आंसर विल बी सी। बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना? ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं अक्सर, ये मेडिकल के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लें क्या? लास्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना? वो आप करना, ठीक है? उसका आंसर हम नहीं करेंगे, वो आप करना, ठीक है? एक क्वेश्चन छोटा सा हम और आपको देते हैं। क्वेश्चन हमारे पास फिर से है, ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है कि फॉर 0.1 मोलर, फॉर 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन है, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल फॉलो द ऑर्डर, विल फॉलो द ऑर्डर। ऑप्शन ए में उसने क्या लिखा है? NaCl का ज़्यादा लिखा उसने किससे? Na2SO4 से। उसके बाद लिखा उसने Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट, यहाँ पे लिखा Na3PO4। बी में उसने क्या लिखा? NaCl का बोला ज़्यादा होगा किससे? Na2SO4 से। ऐसे करें, ये एक ही हो गया। कहा Na2SO4 का सबसे ज़्यादा होगा, NaCl का फिर उससे कम होगा Na3PO4 का, ठीक है? सी ऑप्शन में कहा नहीं, NaCl का ज़्यादा होगा किससे? Na2SO4 का, और ये बराबर होगा Na3PO4 का, ऐसा कहा। डी ऑप्शन में उसने कहा, क्वेश्चन का ऑप्शन में दिया, क्या दिया उसने? कि NaCl का ज़्यादा होगा किससे? ठीक ना, उसने ऐसा ऑप्शन दिया कि Na3PO4 का ज़्यादा होगा किससे? Na2SO4 से, और सबसे कम होगा NaCl का। चलिए, अब इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक ना, 1.1 मोलर सॉल्यूशन है, ठीक है? तो यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस में निर्भर करता है? नंबर पे निर्भर करता है, ठीक ना? तो चलिए हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ Na3PO4 है, ये 1 मोल कितने में टूटेगा? या 0.1 मोलर, उससे फर्क नहीं पड़ता कितना में टूटेगा। तो ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ 3 सोडियम आयन में टूटेगा और 1 PO4 ट्रिपल, मीन्स ये टोटल कितना में टूट रहा है? ये 4 भाग में, 3 ये और ये कितना हुआ? 4 पार्ट में ये टूट रहा है इनफैक्ट। चलिए हम बात करें, Na3 हो गया, ये Na2SO4 की बात करें, ये क्या हुआ? 2 इंटू Na में टूटेगा प्लस Na प्लस सोडियम आयन, और ये हमारा एक SO4 डबलिंग, कितना हुआ? ये 2 1 कितना होता? 3, ये 3 भाग में टूटेगा। और फिर NaCl कितने में टूटेगा? Na प्लस और Cl माइनस, कितना हुआ? ये 2 में। तो जैसा कि हम जानते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे निर्भर करता है? नंबर पे। तो सबसे ज़्यादा किस में है? ये Na3PO4 में 4, उसके बाद किस में? Na2SO4 में 3 और NaCl। तो आंसर कौन होगा हमारा? डी। आंसर कौन होगा? डी।
क्लियर है बात, समझ में आ गया? तो चलिए आज की क्लास हम यही रहने देते हैं, नेक्स्ट हम वापस से करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके, थैंक यू।